हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज। तो चलिए सुनते हैं आज एक पुरस्कार कहानी। अक्सर मंडराते हुए देखा था मैंने उसे छत पर। देखने से लगता था होगी कोई 20-22 साल की लड़की। सर पर पोनीटेल नज़र आता था, पर कभी साफ साफ नहीं देख पाया। सोम ने कहा। नैतिक ने बोला, यार मैंने तो सुना है उस घर की छत पर कई लोगों ने किसी काले साए को टहलते हुए देखा है। देखना किसी मुसीबत में ना फंस जाना तुम। सोम ने कहा, नहीं यार, मेरा मन करता है कि मैं एक बार उसे देखूं ज़रूर नज़दीक से कि आखिर ये है क्या। अगर किसी का साया भी है तो वो कौन है, क्यों इस तरह टहल रहा है। नैतिक ने बोला, मेरी सलाह मान तो तू इससे दूर ही रह, समझा। सोम ने कहा, समझ गया। पर वो उस छत पर उलझ कर रह गया। अब तो उसने प्रण कर लिया था कि वो पता लगा कर रहेगा कि आखिर वो है क्या। फिर सोम बोला, चल कमरे में चलते हैं और पढ़ाई बहुत करनी है। छोड़ इस टॉपिक को, इस पर अब बात नहीं करेंगे हम। नैतिक बोला, हाँ तू सही कह रहा है। दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें। और दोनों अपने कमरे में आ गए। नैतिक और सोम दोनों एक छोटे से गांव के कानपुर के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आए थे, जहां उन्होंने एक किराए का कमरा लेकर वहीं रहना शुरू कर दिया। वो दोनों ही बहुत सीधे और सरल इंसान थे, पर उनके घर के बगल में एक घर बंद रहता था, कभी कभार ही खुलता था। लेकिन उसकी छत पर अक्सर एक लड़की के साए को घूमते हुए देखा है। दूर से देखने पर लगता था कि वो लड़की है, लेकिन कभी कभी नज़दीक से नहीं दिखाई देता था। एक दिन सोम टहल रहा था, वो लड़की टहल रही थी अपनी छत पर। सोम की नज़र उस पर गई, फिर वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और उसने देखा कि एक ही गति से यहाँ वहाँ टहल रही है। ध्यान देने पर उसे लगा कि ये लड़की ही है। लगभग होगी 20-22 साल की, लेकिन वो दिख क्यों नहीं साफ पा रही है। और वो कभी रेलिंग के पास नहीं आती। वो हमेशा ऐसी जगह के छत के ऊपर घूमती थी। सड़क पर जल रही लैंप पोस्ट की रोशनी भी उसके ऊपर नहीं पड़ती थी। घर भी बहुत कम खुलता था। कभी कभी कोई आता था और दरवाज़ा खुला दिखता था, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन कब कौन अंदर आता था, कब कौन बाहर जाता था, ये पता नहीं चलता था। सोम का दिमाग बिल्कुल उलझ कर रह गया। फिर एक दिन दरवाज़ा खुला दिखाई दिया सोम को। सोम तुरंत बाहर निकला और दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक उधेड़ उम्र का आदमी निकला। उसने पूछा, क्या है। सोम ने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं सामने वाले घर में रहने आया हूँ। मुझे पता नहीं था कि घर में कोई रहता है कि नहीं। अभी खुला देखा तो मैंने सोचा कि मैं चलकर मिल लेता हूँ। किसका घर है। तो उस आदमी ने उसे टालते टालते हुए कहा, मेरा ही घर है। हो गया, बात पूरी हो गई हो तो तुम जा सकते हो। सोम ने उसका बात करना उसका अजीब सा लगा। फिर उसने पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आदमी बोला, मेरे पास 5 मिनट है देने के लिए बस। सोम ने कहा, आपकी छत पर मैंने किसी को टहलते हुए देखा है। उस उधेड़ उम्र के आदमी ने पलट कर देखा और कहा, तुम पढ़ाई करने के लिए आए हो ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सोम ने फिर कहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि छत पर कौन है। सीधे सीधे मेरे घर से निकलो, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो आदमी चीख कर बोला। सोम चला आया, लेकिन अब तो उसके दिमाग पर सनक सवार हो गई थी। उसके उसके उसने मन ही मन में सोचा, अब तो कुछ भी हो जाए मैं पता लगा कर ही रहूँगा। भीड़ वाले माहौल में वो उसकी छत पर कैसे चढ़ेगा। इसी उधेड़ बुन में एक दिन सोम अपनी छत पर टहल रहा था और उसे सामने वाली छत पर साया घूमता नजर आया। सोम उसकी तरफ बढ़ गया। रेलिंग के पास खड़ा होकर उसने धीरे से बोलना शुरू किया, आप जो कोई भी है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अचानक उस साए ने घूमना बंद कर दिया।
सोम का जी धक धक हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना सा बोलने से ही आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी। फिर सोम को लगा इसका मतलब इससे पहले भी आवाज़ उस साये ने सुनी होगी। फिर उसने अपने आप को मजबूत किया और बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? वो साया अपनी जगह से हिला नहीं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि सोम की तरफ मुंह करके खड़ा है। सोम ने फिर कहा, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? उस साये पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो और इस तरह इस हालत में क्यों हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर सोम वहीं खड़ा रहा, सामने वाली छत की तरफ देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ क्या करे, लेकिन उसे इतना तो पता चल रहा था कि उसकी आवाज़ उस काले साए तक पहुंच रही थी और वो उसकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर सोम उसी अवस्था में खड़ा रहा और सामने साया उसी तरह बुत बना एक ही स्थान पर खड़ा रहा। काफ़ी समय तक सोम उसी जगह स्थित रहा। फिर सोचा कि चलो फिर किसी दिन पूछ लूँगा, क्या पता ये कुछ कहे। सोम अब नीचे पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए जैसे मुड़ा, एक लड़की से टकराते टकराते बचा। उसकी छत पर उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी, बहुत खूबसूरत, खुशबू बिखरी रही थी उसके चारों तरफ। उसने पलटकर छत की तरफ देखा, उस छत पर अब कुछ भी नहीं था। वो फिर पलटा, उसके सामने उससे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। सोम ने घबराकर पूछा, आप उस छत से आए हो? उस लड़की ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। सोम कुछ क्षण में पसीने पसीना हो गया। इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत घबरा गया था। उस लड़की ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। सोम ने उसकी आवाज़ सुनने से ऐसा लगा जैसे सैकड़ों घंटियाँ बजने लगी, इतनी मीठी, इतनी प्यारी आवाज़। सोम ने कहा, बात कर सकती हो तुम? उस लड़की ने कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ। सोम ने कहा, तुम इस अवस्था में क्यों हो, मुझे बताओगी? उस लड़की ने कहा, क्या करोगे जानकर? तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। सोम ने कहा, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की की आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसने कहा, मेरा नाम शिखा है। सोम ने कहा, मेरा नाम सोम है, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। शिखा बोली, मैं जानती हूँ। तुम अगर जहाँ तुम अगर यहाँ तक आ सकती थी तो तुम कभी इससे पहले यहाँ तक क्यों नहीं आई? सोम ने पूछा। शिखा ने बोला, आई थी कई बार, पर तुम डर जाते थे मुझे अपने सामने देखकर। सोम ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत दिनों से जानना चाहता हूँ, तुम क्यों इस अवस्था में हो और तुम कौन हो? शिखा बोली, और मैं भी बताना चाहती थी कि मैं कौन हूँ और इस अवस्था में क्यों हूँ, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। मैंने देखा तुम उत्सुक हो, इसलिए मैं कई बार यहाँ आई, लेकिन कभी इस डर से तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम डर ना जाओ। लेकिन अभी तुम्हारी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम मानसिक रूप से तैयार हो मुझसे सुनने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। आराम से बैठकर बात करो, डरो मत। सोम ने कहा, तुम भी बैठ जाओ। शिखा धीरे धीरे रेलिंग की तरफ गई, ऐसा लगा जैसे तैर रही हो। रेलिंग की तरफ गई और बैठ गई, घुटनों पर सर रखकर। उसके बाल एक तरफ बिखरे लटक रहे थे। इस अवस्था में शिखा को देखकर सोम थोड़ा डर गया। उसने शिखा को कहा, तुम ऐसे मत बैठो, मुझे देखकर डर लग रहा है। शिखा फिर सीधे होकर नॉर्मल ढंग से बैठ गई और बोली, डरो मत, क्या जानना चाहते हो? सोम ने कहा, तुम कौन हो? शिखा बोली, मेरा नाम शिखा है, मैं शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और एमकॉम करने के लिए निखिल भी अपने गांव से शहर आया था। वो मेरी तरफ आकर्षित था। छोटे मोटे बातचीत और मुलाकात के बाद उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे लगा मैं हवा में बहुत खुश थी। निखिल को अपने जीवन में पाकर पढ़ाई, बहुत ज़्यादातर टाइम हम साथ ही रहते थे। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करना,
ये दिनचर्या बन गई थी हमारी। एक दिन निखिल मुझे अपने घर लेकर आया। पहली बार मैं निखिल के घर आ रही थी, जिस घर में मैं आने का सपना सैकड़ों बार देख चुकी थी। मैं निखिल के घर जाऊंगी, निखिल के जीवन साथी बनकर पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊंगी। सैकड़ों सपने बुने लिए थे मैंने। अपने आप को कितनी बार दुल्हन के रूप में कल्पना करके देखा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी। निखिल के घर आकर मैं बहुत खुश थी। मैंने घूम घूम के सारा घर देखा। शाम का खाना मैंने खुद बनाया। निखिल ने थोड़ा व्यवस्थित कर रखा था रसोई, पर वो अकेला रहता था, पढ़ाई भी कर रहा था, इसलिए मैंने धीरे धीरे कुछ सामान करीने से लगाया और खाना बनाया। हम लोगों ने शाम को बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बैठकर हम टीवी देखे। उसके बाद मैंने निखिल से कहा कि मुझे जाना चाहिए। निखिल ने बोला, आज क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो? शिखा बोली, मैं ज़िंदगी भर रहूँगी, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारी जीवन साथी बनकर। प्लीज़ रुक जाओ, सिर्फ आज की रात, निखिल ने कहा। निखिल ने बोला, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं है? शिखा बोली, खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं रुक पाऊँगी निखिल, मुझे जाने दो। निखिल बोला, ठीक है, चली जाना, बस 2 मिनट और। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल ने मुझे वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ आया और फिर थोड़ी देर बाद भागता हुआ मेरी तरफ आया। निखिल ने कहा, तुम्हें छुपना होगा, मेरे गांव से कुछ लोग आए हैं, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, तब तक तुम इसी जगह पर छुप जाओ। उसने मुझे अंदर वाले कमरे की रखी अलमारी में छुपने के लिए कहा। उसने मुझे अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बाहर आया। मैं अंदर से होने वाली सारी बातें सुन सकती थी। मैंने सुना उसके भाई आए हैं, साथ में निखिल की बीवी भी है। निखिल के भाई ने कहा, निखिल, तुम्हारी चर्चाएं गांव तक पहुंच रही है। कई लोगों ने बताया है कि तुम किसी लड़की के साथ यहाँ घूम फिर रहे हो। निखिल बोला, नहीं भाई साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। उसकी बीवी की आवाज़ आई, मैंने पहले ही कहा था कि किसी ने गलत कहा होगा, ये ऐसे नहीं है। उसके भाई ने कहा, हाँ हाँ निर्मला, मुझे भी अपने भाई पर भरोसा था कि वो ऐसा नहीं है, वो अपने संस्कार नहीं भूल सकता। मुझे कांटो तो खून नहीं, मैं जड़ हो चुकी थी एकदम। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। पर अब मैं क्या करूं? मैं इस अलमारी से निकल नहीं सकती। मैंने अंदर से उसको खोलने की कोशिश की, वो खुली ही नहीं। उसके भाई और गांव से आए हुए लोग भी थे। वो लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। गांव घर की और मैं अंदर परेशान, हैरान परेशान। निखिल के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरी आंखों के सामने गुजर रहा था। कितना विश्वास किया था मैंने उस पर, कितना चाहा था उसको, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तभी उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ आई, आपको आपके साथ इस घर में कोई लड़की थी अभी? निखिल बोला, नहीं तो, ऐसा क्यों कह रही हो? वो बोली, ये रुमाल और ये रबर बैंड रसोई में रखा था, ये तो एक लड़की की ही यूज़ करती है ना। कौन आया था यहाँ पर? कौन था तुम्हारे साथ आज? निखिल घबरा गया और उसने कहा, मेरा दोस्त और उसकी दोस्त आई थी। हम लोगों ने खाना बनाया, फिर साथ में बैठकर खाना खाया, ये उसका ही होगा। निखिल की बीवी ने कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? निखिल बोला, नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यही सारे वाक्य निखिल ने हमेशा मुझसे भी बोले थे। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और अब अपनी बीवी के साथ भी। बाहर बैठे सब लोगों ने खाना पीना खाया। सबकी बातें सुनाई दे रही थी, सबकी आवाज़ से कान कानों तक पहुंच रही थी और दिल पर हथौड़े बरस रहे थे। अलमारी के अंदर मेरा दम घुटना शुरू हो गया था। कई बार मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैंने दरवाजे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाहर तक मेरी आवाज़ भी नहीं पहुंच रही है। बाहर की हंसी ठहाके सुन सुन के मेरा दिमाग पगला जा रहा था। धीरे धीरे आवाज़ें आना बंद हो गई।
सभी लोग चले गए थे, पर निखिल की बीवी रुक गई थी। निखिल उसको लेकर अपने बेडरूम में चला गया। उस बेडरूम में जिसमें थोड़ी देर पहले उसने मेरे साथ होने के सपने सजोए थे मेरी आँखों में। सब जगह की लाइट बंद करने के निखिल शायद भूल चुका था कि उसने मुझे अलमारी में बंद किया हुआ है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी। आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और अचानक मुझे नींद भी आ गई। मेरे आँख खुली, मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। मैं बाहर निकली। घर में चारों तरफ अंधेरा था। मैंने हर कमरे में ढूंढा निखिल को। फिर मैं उसके बेडरूम में पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा कि अगर इस वक्त निखिल जग गया या उसकी बीवी जग गई तो कहीं ये लोग चिल्ला ना पड़े। इसलिए मैंने निखिल की साइड में जाकर धीरे से निखिल को हिलाने की कोशिश की। आवाज़ दिया, निखिल, निखिल। निखिल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अचानक उसकी बीवी उठी। मैंने सोचा अब तो ये देखकर मुझे चिल्ला पड़ेगी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तब तक वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझसे होती हुई बाहर चली गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। क्या मैं इसको दिखाई ही नहीं दी और ये मेरे अंदर से कैसे निकल कर चली गई। मैंने निखिल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर मैं छू नहीं पाई निखिल को। मैं घबरा गई एकदम से। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, क्या हो गया है मुझे, कैसी हो गई हूँ मैं। मैंने दरवाज़ा पकड़ने की कोशिश की, पकड़ ही नहीं पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जो भी चीज़ें छूने की, पकड़ने की, गिराने की कोशिश की, वो मैं नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूँ। दरवाज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ उस दरवाजे से बाहर निकल गया बिना खुले। मैं वापस भागती हुई बाहर निकली और निखिल की बीवी मुझसे होती हुई कमरे में आ गई। मैं बाहर भागती हुई और अलमारी के पास पहुंची। मैंने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ बंद दरवाजे से ही अंदर की तरफ चला गया। मैंने निक, मैंने निकली मैं निकली भी थी शायद ऐसे ही। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा कि मैंने दरवाज़ा खोल लिया है। दरवाजे के अंदर आकर मैंने देखा, मैं पसीने में लथपथ पड़ी हूँ। मैंने खुद मेरा सामने निष्पाण सी पड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ मैं इतना घबरा गई थी कि अपने निर्जीव शरीर को देखकर चिल्लाने लगी। बाहर आकर कमरे में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं देखा था और आज मुझे देखना पड़ रहा था, वो भी खुद को। मैं अंदर घृणा, नफ़रत, क्रोध की आंधियाँ चल रही थी, जिसमें मेरे पूरे घर को तहस-नहस कर देना चाहती थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। निखिल और उसकी बीवी निश्चिंत सो रहे थे। निखिल, जो मेरी जान था, वो मेरी जान लेकर चैन से सो रहा था और मैं जान देकर अपने निखिल के लिए बेजान, बेचैन इधर-उधर भटक रही थी। दूसरे दिन सुबह जब सो के उठा निखिल, मैं रो-रो कर थक कर निखिल के कमरे में ही एक कोने में दीवार से टिकी बैठी थी। मैंने देखा निखिल उठा। शायद उसे याद आया था कि मैं अलमारी में हूँ। वो बहुत तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला। उसने मेरे तरफ देखा और उसने एक गंदी सी गाली के साथ कहा, मर गई, अब क्या करूँ उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर घर वालों को पता चला, निर्मला को पता चला, तो निर्मला के मायके से मिली सारी जायदाद के साथ साथ निर्मला को भी खो दूँगा। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे बताया। निखिल ने बोला, मैं किसी बहाने अपनी बीवी को लेकर दोपहर में घूमने निकलूँगा और तुम इस लाश को ठिकाने लगा देना। उसका दोस्त मेरे शरीर को लेके एक बोरी में बांधकर एक नहर में डाल आया, पर मेरी आत्मा को कैसे दूर कर सकता था इस घर से। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब मैं देखती निखिल को बीवी के साथ खुश होते और एक साथ समय बिताते, छटपटा कर रह जाती, चीखती चिल्लाती, सर पटकती, इधर उधर भटकती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं बंद कर रह गई थी इस घर में। लेकिन किसी दिन निर्मला को बेचैन देखा मैंने। निर्मला को किसी से बात करते हुए सुना। निर्मला कह रही थी, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुझे लगा मेरी आवाज़ सुन सकती है वो।
फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया निर्मला के आसपास ताकि वो मुझसे बात करे, पूछे मुझसे कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो परेशान हो जाती थी। उसको परेशान होते देख निखिल परेशान हो जाता था और तब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। निखिल को परेशान देखकर मैंने निर्मला के आसपास चिल्लाना शुरू किया, पर उसने कभी भी नहीं पूछा कि किसकी आवाज़ आ रही है, कौन है। और फिर ये घर छोड़कर वो लोग चले गए। निर्मला के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसे उसके मायके से बहुत सारा धन और 2 फ्लैट मिले थे। ये फ्लैट भी निर्मला का ही था। निखिल को अंदेशा था कि इस घर में एक मौत हो चुकी है, कहीं ये उसका ही असर ना हो जो निर्मला को बेचैन करता है, परेशान करता है। इसलिए उसने ये घर छोड़ दिया। आते हैं कभी कभी चले जाते हैं, पर जब मैं उसको देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगी। मैं किसी दिन उसे मार दूँगी, बर्बाद कर दूँगी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और शिखा फूट-फूट कर रोने लगी। सोम भी साथ में रो रहा था। फिर सोम ने आँसू पोंछे और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी मुक्ति के लिए। शिखा ने कहा, किसी ने मेरी बात सुनी, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पर निखिल को तो छोड़ूंगी नहीं, उसे साथ लेकर ही जाऊंगी। और अचानक गायब हो गई। सोम उसी जगह बहुत देर तक बैठा रहा। शिखा की हालत सोच सोच कर उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी उसका दोस्त नैतिक आ गया। उसने दोस्त को सारी कहानी बताई। नैतिक बोला, यार ये तो बहुत दुख भरी कहानी है, पर हम क्या कर सकते हैं, चल नीचे चलते हैं हम। दोनों नीचे आ गए। नैतिक तो सो गया खाना खाकर, और सोम को नींद नहीं आ रही थी। उसकी सब बातें सोम के दिमाग में घूम रही थी। सोम सुबह सो के उठा, सोचा कि अब निखिल आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, उससे बताऊँगा कि तुमने क्या किया शिखा के साथ। शिखा मुझे बता रही थी, निखिल इधर काफ़ी दिनों तक नहीं आया, उसकी जगह 4-5 लोग आए। सोम ने पूछा, मिस्टर निखिल नहीं आया? उनमें से किसी एक ने बताया, निखिल का एक्सीडेंट हो गया है था कुछ दिनों पहले और वो ख़त्म हो गया। सोम को लगा जैसे अजीब सी सिहरन हुई। उसने नैतिक को बताया कि मिस्टर निखिल का एक्सीडेंट हो गया है और वो ख़त्म हो गया। सोम ने सोचा शाम में छत पर जाऊंगा और शिखा को बताऊंगा। सोम शाम को छत पर आया। उसे शिखा दिखाई नहीं दी। उसका इंतज़ार किया सोम ने। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते महीने इंतज़ार किया, पर शिखा दिखाई न दी। तब उससे एहसास हुआ कि इस बात का कि शायद मिस्टर निखिल को शिखा अपने साथ ले गई। शिखा ने अपना बदला पूरा कर लिया। निखिल का एक्सीडेंट में भी शायद शिखा का हाथ था, और वो शायद शिखा का काला साया हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था अपनी इस काले जीवन से। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब